नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार निष्पक्ष चुनाव कराने की बात करते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, लेकिन बिहार चुनाव के बीच बहुत सी ऐसी तस्वीरें, बहुत से ऐसे वीडियोस सामने आ रहे हैं, जिनको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और जिनसे मन में शंकाएं पैदा हो रही हैं। और अब एक बार फिर से पहले चरण का जो मतदान हुआ, उसके बाद में जो शंकाएं लोगों के बीच पैदा हुई हैं, इस बीच एक ऐसा वीडियो आरजेडी ने शेयर कर दिया है जिससे बवाल खड़ा हो गया है। और एकदम ही उसको लेकर के ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। आरजेडी ने जो वीडियो शेयर किया है, करीब 1 मिनट 34 सेकंड का ये वीडियो है और ये छोटा सा वीडियो अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। जो वीडियो शेयर किया गया है और उसको लेकर सवाल क्या खड़े हो रहे हैं, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ पीएम मोदी की भाषा को लेकर चर्चा करेंगे, जो दिन ब दिन खराब होती जा रही है और वो ऐसी ऐसी बातें बोलने लगे हैं कि लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि वाकई में हमारे देश के प्रधानमंत्री, और लोग कह रहे हैं कि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री जितने भी रहे हैं, वो पीएम मोदी को देखकर कम से कम शर्मा रहे होंगे कि आखिरकार कैसे कोई प्रधानमंत्री इस तरीके की भाषा बोल सकता है। इसको लेकर भी आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर स्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि आज सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल है। आरजेडी ने एक वीडियो शेयर किया गया है। स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर बाकायदा पहरेदारी जो करते हैं आरजेडी के कार्यकर्ता या सारी ही पार्टियों के कार्यकर्ता, वो दावा कर रहे हैं कि एक जिले में स्ट्रॉन्ग रूम जो है बारी-बारी से अलग-अलग विधानसभाओं के यहाँ पर सीसीटीवी बंद हो रहे हैं और आधी रात को मतलब 12 बजने ही वाले थे, उसके आस-पास पिकअप वैन वहाँ से गुज़रती है। उसके बाद जो है चीज़ें जो सामने आती हैं, उसको लेकर के उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। और इस पर सबसे पहले मैं ट्वीट दिखाना चाहूंगी, इसके बाद इसका वीडियो दिखाऊंगी, फिर इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, आरजेडी ने ट्वीट किया है कि वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित स्ट्रॉन्ग रूम में बारी बारी से विभिन्न विधानसभाओं का सीसीटीवी बंद कर दिया जाता है। मध्य रात्रि पिकअप वैन वहां से गुजरती है और निकलती है। ईसीआई जवाब दे, देश का सबसे बड़ा वोट डकैत कई दिनों से प्रचार के बहाने बिहार में डेरा डाले हुए है। चुनाव आयोग के अधिकारी उसे होटल में जाकर रिपोर्ट करते हैं। दिल्ली से बढ़कर वोट ठग प्रतिदिन बिहार आकर ध्यान भटकाने के लिए उलझुल बयान और बकवास करता है ताकि गोदी मीडिया की मदद से वोट चोरी और असल मुद्दों से ध्यान हटे। लेकिन बिहार अब की बार इन दो बाहरी ठगों को हर प्रकार से कड़ा सबक सिखाएगा। ये दो बाहरी लुटेरे गणतंत्र की जननी बिहार से ही लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। बिहारी ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। अब ये वीडियो क्या है, वो वीडियो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद चर्चा करते हैं। देखिए, कैमरा 5 मिनट से बंद है। 129 महनार विधानसभा का 129 महनार विधानसभा का कैमरा बंद हो चुका है। नाइट का 11:53। देखिए भाई, बड़ा खेल हो रहा है। देखिए, पिकअप निकल रहा है। यही पिकअप निकल रहा है। 11:53 हो रहा है अभी। कैमरा बंद हो चुका है और एक पिकअप निकला है अंदर से। सुनो भाई, कैमरा बंद है। वो तो कोई मतलब नहीं है? वो तो अपना ही बात करते हैं। अपना तो है, ये है। अपन बंद हो जाते तो हम धुआं धुआं कर देवे। यही करिए। कंट्रोल रूम में कल हुआ तले खेला शुरू कर दिले।
तो सर मैं कह रही थी कि चुनाव आयोग कई बार ये दावा कर चुका है कि ईवीएम से छेड़छाड़ करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कई लेयर की सुरक्षा होती है, सुरक्षा इंतजाम होते हैं, कैमरे लगे होते हैं। लेकिन विपक्षी नेता कहते हैं कि जब कैमरा बंद करके खेल किया जा रहा है, तो फिर कैमरे आखिरकार किस काम के हैं? कैमरों का बंद होना और उसी समय पिकअप का वहां से निकलना, विपक्षी इसे लेकर के सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार आधी रात ईवीएम का क्या खेल किया जा रहा है? जय संविधान। देखिए निधि, अभी तक तो हम लोग एक आध चीजों की बात कर रहे थे, अब जरा सबको क्रमवार देखें, आप एक एक करके सब चीजों को देखें। राकेश सिन्हा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनको वहां से नौकरी में तनख्वाह मिलती है। चुनाव आयोग का यह निर्णय है कि जो आदमी जहां रहता है वहीं पर वो वोट डालेगा। उन्होंने दिल्ली के चुनाव में 1 साल पहले वोट डाला, 10 महीने पहले वोट डाला, और उसके बाद कहते हैं वहां से नाम विड्रॉ किया कि मैं परमानेंट रेजिडेंट हो गया हूं बिहार का, और वहां जाके नाम ऐड करा लिया। अच्छा ये बताइए, जो यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है वो पटना में कैसे रह सकता है? क्या उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिजाइन कर दिया है? क्या वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिजाइन कर देगा? क्या वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाएगा? तो क्या एक आदमी जो बेगूसराय में रहता है, परमानेंटली बेगूसराय में रहता है, क्या अप एंड डाउन करेगा क्लास लेने के लिए? तो पहली बात, लेकिन इससे एक डेस्परेशन भी दिखाई पड़ता है। ये डेस्परेशन दिखाई पड़ता है एनडीए के अंदर कि राकेश सिन्हा जैसा व्यक्ति जो राज्यसभा का सांसद था, उसको भी फर्जी वोटिंग कराकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, क्योंकि जनता में उत्साह नहीं, पैसा लेके भी लोग फर्जीगिरी करने को तैयार नहीं। नंबर एक। नंबर दो, आज मैंने एक वीडियो देखा जिसमें राय विधानसभा हरियाणा के अंदर, जहां पे उस ब्राजीलियन मॉडल के वोट्स थे, वहां पे जो प्रवक्ता थे कांग्रेस के, उनसे कोई साक्षात्कार कर रहा था। उसने बताया कि जब भाई देखिए, जो कल भी मैंने एक कार्यक्रम में कहा, भाई अगर मान लीजिए ब्राजीलियन मॉडल का, मैंने आपसे कहा था कि मेरी फोटो अगर लगी है तो आप कैसे वोट डाल देंगी, आपकी फोटो लगी है तो मैं कैसे वोट डाल दूंगा? इसका मतलब चुनावी प्रक्रिया जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। अगर ब्राजीलियन मॉडल का फोटो है और उसके नाम की 2 ही महिलाएं और पति के नाम सेम, और उसके बाद एक गांव के अंदर, और वो वोट डालें और उनको चुनाव प्रक्रिया में न रोका जाए, इसका माने चुनाव आयोग भागीदार है, मौसेरा भाई है, और वो चुनाव की चोरी कराना चाह रहा है। तो वही वाली बात, 2 करोड़ वोट में अगर 25 लाख की चोरी हो गई तो कैसे होगा? आपने बिहार के अंदर देखा, दानापुर के अंदर देखा कि गंगा के उस पार से लोग जो आए, हजारों लोग उधर खड़े हुए हैं, हजारों लोग इधर खड़े हुए हैं। भाई ऐसे समय में तो चुनाव आयोग को फैसिलिटेट करना चाहिए कि भाई हम प्राइवेट जो नाव वाले हैं उनको सरकारी पैसा देंगे, या फेरी कीजिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालें। आपने क्या किया कि सारी प्राइवेट नावों को रोक दिया, केवल सरकारी नावें चलाई, और वहां भी हजारों लोग इधर भी खड़े रहे, हजारों लोग उधर भी खड़े रहे। आपने वोट नहीं डालने दिया, आपने वोट की प्रक्रिया को धीमा कराया, और इसका मतलब ये है। अच्छा फिर ये भी देखिए आप, जो 5 बजे तक हम लोगों को ये हुआ कि 5 बजे तक जो लोग लाइन में खड़े थे और उनके इतने वोट लास्ट में हो गए, उसमें भी 1.5% वोट की बढ़ोतरी कर दी चुनाव आयोग ने। तो 1.5% आप देखिए, 2 लाख वोट पड़े, उसमें 1.5% तो एक बहुत बड़ी संख्या है। उसमें तो 50 सीटों में हार जीत हो जाएगी, और अभी हो सकता है और वोट बढ़ा दें। इसका माने बाहर वोट पड़ रहे हैं। और जिस प्रकार से आपने देखा, भाई सीसीटीवी बंद कैसे हो सकता है? मेरे भी घर में सीसीटीवी लगा हुआ है, उसे बंद होने का सवाल ही नहीं है। इन्वर्टर लगा हुआ है, लाइट चली जाती है, इन्वर्टर से चालू हो जाता है, लेकिन वाईफाई हमेशा ऑन रहता है, और उससे हमेशा, तो ये बंद होना, वैन का निकलना, इसका मतलब यह है डेस्परेशन इतना ज्यादा हो चुका है भारतीय जनता पार्टी में कि वो ये समझ गया है कि उसके अब पैर उखड़ चुके हैं। लेकिन जो पहले भी मैंने कहा था कि 10% से कम की हेराफेरी हुई तो महागठबंधन जीतेगा, 10% से ज्यादा की हेराफेरी हुई तो एनडीए जीतेगा, क्योंकि चुनाव आयोग तो बिल्कुल आंख कान बंद करके बैठा हुआ है। और अफसोस की कहने की बात है कि हमारी जो न्याय प्रणाली है, जिसको कि राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और जितने रहस्य उन्होंने प्रूफ के साथ दिए, भाई इसमें कितनी देर का टाइम लगता है कि ब्राजीलियन मॉडल का बीएलओ ने नाम ऐड कैसे कर दिया, तो वाई दैट बीएलओ शुड नॉट बी अरेस्टेड। लेकिन बाद में पता चलेगा बीएलओ का कोई लेना देना नहीं था, ब्राजीलियन मॉडल की फोटो जो है वो वेबसाइट से खरीदी गई थी, और सेंट्रलाइज्ड एक किसी कॉल सेंटर से सारे हेराफेरी के काम हुए थे। तो बिहार के अंदर अगर इस प्रकार से वहां पर चुनाव, और गुजरात से अफसर आ रहे हैं,
गुजरात से पुलिस वाले आ रहे हैं, इसका मैंने बिहार पुलिस के पास क्या है, इतनी क्षमता नहीं है। केवल गुजरात से ट्रकें भर भर के और वैन भर भर के पुलिस वाले आ रहे हैं, आईएएस अधिकारी आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि देश को, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए भाई जो किया जा सकता है वो राहुल गांधी ने किया। लेकिन अगर उनको न्यायिक प्रणाली से भी सहायता न मिले और चुनाव आयोग भी बिल्कुल मौसेरे भाई की तरह काम करे, तो विपक्ष क्या करे, जनता क्या काम करे। अभी मेरे पास उड़ीसा के लोग आए थे, वो उड़ीसा के लोग बता रहे हैं कि उड़ीसा के अंदर इतनी ज्यादा 1 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की दुर्दशा उन्होंने कर दी है कि वहां पे हर आदमी के घर में इतनी फोटोकॉपी पड़ी है, हर चीज में फोटोकॉपी कराओ, ये कराओ, वो कराओ, जमीन नहीं बेच सकते, जमीन नहीं खरीद सकते। और वो बेचारे व्यथा बता रहे थे कि घर में किसी की बेटी है तो गाँव में होता क्या है कि भाई चलो थोड़ी जमीन बेच दी, बेटी की शादी कर दी। अब वो जमीन ही नहीं बेच सकते, फोटोकॉपी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, काम होता नहीं। पहले तो थोड़ा बहुत काम भी हो जाता था, काम होना भी कुछ ठप हो गया। लेकिन जब जनता की राय लेना ही बंद हो गया और जनता की राय का महत्व ही बंद हो गया, तो किसानों की जमीन भी हड़पी जाएगी, हम लोगों के मकान भी हड़पे जाएंगे। लोगों के, आज मैं देख रहा था, आज हम गए क्योंकि सैटरडे संडे को हम खाना खाने बाहर चले जाते हैं। हमारे घर के सामने एक मॉल है, हम वहां गए तो वहां होता क्या था कि मॉल के पहले कम से कम 50 वेंडर्स, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वो अपना एल्यूमिनियम वगैरह की बढ़िया दुकानें बना के खड़े हुए थे। कोई डोसा बनाता था, कोई इडली बनाता था, कोई मोमोज बनाता था, कोई चाट बनाता था, कोई कुछ बनाता था। अच्छा, अच्छा, बड़े अच्छे एल्यूमिनियम और बड़े लिखे लड़के वो ठेले लगाते थे। 25 ठेले में कम से कम 100 लोगों की नौकरी लगी हुई थी। जो बेचारे ओला वाले थे, उबर वाले थे, रिक्शे वाले थे, टेम्पो वाले थे, वह जाते थे, 100 रुपए में खाना खा लेते थे। तो उन लोगों की भी नौकरी गई, 200 लोगों की, और हजारों लोगों। अब वो क्या फोर्स कर रहे हैं, आप जाइए मॉल के अंदर 600 रुपए का खाना खाइए, वो बेचारा कैसे खा लेगा, उसके उतना तो वो पैसा नहीं कमाता है। तो भारत को जो यूरोप बना के एक प्रथा चल गई है, बड़ी बड़ी सड़कें बनाओ, गरीबों की झुग्गियों को ढक दो, उनको उजाड़ दो, लोगों को बिल्कुल विदेशियों को ऐसा दिखाओ कि ये यूरोप बन गया है। हमारे देश की वो जनसंख्या जो 82 करोड़ है और जिसको 5 किलो अनाज पे जो निर्भर करती है, अगर उसके रोजी रोटी पे लात मार देंगे आप, तो हमारे देश का तो बिल्कुल कैसे ये देश चलेगा, कैसे वो आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर वोट में हेरा फेरी करके हमारे जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको ही ले लिया जाएगा, तो उसके बाद जनता की आवाज का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और जैसे हरियाणा में लूटा गया, जैसे महाराष्ट्र में लूटा गया, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लूटा गया, वैसे ही आप देखिएगा बिहार में भी लूट लिया जाएगा। और उसके बाद 2 साल के बाद, 1 साल के बाद राहुल गांधी फिर इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे, चुनाव आयोग भी कुछ नहीं करेगा, कहेगा आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट 3 साल की डेट देता रहेगा, कार्रवाई कुछ होगी नहीं, तब तक नेक्स्ट इलेक्शन आ जाएगा। सर ये बात तो सही है, लेकिन जो लोकतंत्र से खिलवाड़ हो रहा है उसको रोकना तो जरूरी है। और जब विपक्ष के सबसे बड़े विपक्षी दल ने बिहार के सबसे बड़े विपक्षी दल ने ये सवाल उठाए हैं, तो चुनाव आयोग को इसका जवाब तो जरूर देना चाहिए। साथ में ये भी बताना चाहिए कि आखिरकार रात को स्ट्रॉन्ग रूम के आसपास ये पिकअप गाड़ियां जो है क्या कर रही थी, क्योंकि 12 और 1 बजे का टाइम हो रहा था उस समय, और इसको लेकर के सवाल खड़े होते ही हैं। और आप देखिए कि जिस तरीके से कैमरे की तकनीकी खराबी हो सकता है कि आ सके, हो सकता है जो कैमरा ना बंद हुआ हो, जो वहां पर टीवी लगी हो वो बंद हो गई हो, लेकिन उसी वक्त पिकअप का वहां से जाना, ये सवाल खड़े हो रहा है। और वीडियो में साफ पता चलता है कि पिकअप में कि आखिरकार क्या सामान लाया जा रहा था, क्या नहीं लाया जा रहा था, ये भी पता नहीं चलता है। तो चुनाव आयोग को इस पर जरूर जवाब देना चाहिए। आरजेडी की इस वीडियो पर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए कि आखिरकार सीसीटीवी कैमरा क्यों बंद हुआ और उसी समय पर पिकअप वहां से क्यों गुजरी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये गंभीर सवाल खड़े करता है। और अगर फर्जी है वीडियो तो चुनाव आयोग बता दे कि फर्जी है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। कम से कम हम ये मान लेंगे कि चुनाव में हेराफेरी नहीं हो रही है, किसी तरह से ईवीएम नहीं बदली जा रही है। भाई देखो, मेरे घर में सीसीटीवी जो लगा हुआ है, आज तक तो उसका कैमरा कभी फेल हुआ नहीं, कभी नहीं हुआ, हो भी नहीं सकता। भाई अगर होगा, और ये तो हम तो चलिए प्राइवेट आदमी अपने पैसे से सीसीटीवी लगवा रहे हैं, वो तो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। 5 स्टार होटल में अधिकारी पड़े हुए हैं, मुर्गा खाते हैं, दारू पीते हैं, उनका तो सरकारी खर्चे में सब कुछ वहन हो रहा है। तो एक सीसीटीवी के बजाय वहां तो 4 कैमरे लग सकते हैं, वहां तो 4 ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं जिसपे लोकतंत्र की हत्या ना हो सके। फिर आप ये बताइए निधि, इलेक्शन हुआ 6 तारीख को, पोलिंग हुई 6 तारीख को, भाई रात को 11-12 बजे तक लोगों ने पहुंचा दिया और स्ट्रांग रूम में पहुंच गया मान लीजिए 7 तारीख की सुबह,
तो आज तो 8 तारीख की रात और 8 और 9 की रात में वहां पे बैन करने क्या गई थी, जब सारे ईवीएम पहुंच चुके थे। अच्छा, फिर 1.5% वोट कैसे बढ़ गए? जब ये बता दिया गया, जो इस बार चुनाव आयोग ने कहा था घंटे घंटे की इंफॉर्मेशन देंगे, हर जगह फ्लैश हो गया, इतने परसेंट वोट पड़े, 66.2 समथिंग वोट पड़े, फिर वो 77.30 कैसे हो गए? ये 1.20 वोट कब पड़े, किसने डाले, कैसे डाले? या जो ब्राजीलियन मॉडल था उसी टाइप के जो फर्जी वोट थे उनको बाद में 1-1.5% डाल दिया गया, और 1-1.5% से तो सारा वोट चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो भाई ये जो तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सबको दोष लोग देते हैं कि विपक्ष कुछ कच नहीं रहा है। अच्छा, एक नई खबर और आई जो हरियाणा की राय विधानसभा से आई। वो जो प्रवक्ता हैं वो बता रहे हैं कि सारी हेरफेर महिलाओं के वोट में हुई है। जैसे ब्राजीलियन मॉडल का लिया गया है, ये नहीं कि वहां अमेरिकन किसी मेल मॉडल की फोटो लगाई हो। और इसलिए क्योंकि बिहार के अंदर देखिए इन्होंने क्या एक अफवाह उड़ा रखी है, गोदी मीडिया उसको उड़ाता है, ये जो महिलाएं हैं वो जेडीयू को वोट देती हैं। अरे वो जेडीयू को वोट नहीं देती हैं, क्योंकि वो जेडीयू को वोट नहीं देती है, लेकिन जो वोट में हेरा फेरी है वो महिलाओं में है। महिलाएं तो जाके लठ लेके पहुंच नहीं सकती, मार पीट सकती नहीं, पुरुषों के साथ करेंगे तो वो जाके बवाल मचा देंगे। महिलाएं तो बेचारी अपना घर में बच्चों को देखना और घर की व्यवस्था देखना और सारी चीजों में व्यस्त रहती हैं। तो महिलाओं के वोटों में हेरफेर होता है, इसलिए कहते हैं कि महिलाएं जेडीयू को वोट देती हैं। अरे आप ये सोचिए निधि, खुद सोचिए, अगर महिलाओं के वोट बढ़े हैं, मान लीजिए इस बार 8% वोट ज्यादा पड़े हैं। अच्छा, महिलाओं की संख्या 1000, पुरुषों के सामने 912 महिलाएं हैं। और यह भी पिछली बार के रिकॉर्ड में आया था कि पुरुषों में महागठबंधन को 2% ज्यादा वोट मिला था और महिलाओं में एनडीए को 1% ज्यादा वोट मिला था। तो अगर संख्या के हिसाब से 2% 1% देखोगे तो बराबर हो गया। फिर इसके बाद ये भी देखोगे कि जो लड़कियां हैं, जो 30 साल से कम की लड़कियां हैं, जो एस्पिरेशन लड़कियां हैं, वो पुरानी वाली औरतें तो है नहीं कि उनको 10,000 मिल गया या फलाना मिल गया, वो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं। तो क्या उनको, उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो साइकोलॉजी है, वो अपने मेल फ्रेंड की साइकोलॉजी से अलग है क्या? भाई वो भी ये सोचती है रोजगार मिलना चाहिए, पढ़ लिख गई हैं और पढ़ लिख के उनका अधिकार है उनको नौकरी मिले, नौकरी मिलती नहीं, पेपर लीक हो जाती है। तो ये थोड़ी है कि लड़के ही लाठियां खाते हैं, लाठियां तो लड़कियां भी खाती हैं। वहां जाके जो करती हैं बेचारी, दिल्ली के अंदर जो इन्होंने आंदोलन किया था उसमें लड़कियों ने भी भाग लिया है, हजारों की संख्या में लड़कियों ने भाग लिया है। तो ये कैटेगराइजेशन करना औरतों का, तो वो औरतें जिनको मान लीजिए 1.25 करोड़ औरतों को 10,000 रुपए मिल गया, लेकिन 1.5 करोड़ ऐसी भी तो औरतें हैं जिन्हें नहीं मिला। और इसमें वो भी तो औरतें हैं जो बिल्कुल यंग हैं और जिनकी एस्पिरेशनल वैल्यू, और पिछली बार भी जैसे कहा गया साइकिल दी गई, ये दिया गया, वो दिया गया, उसके बावजूद औरतों ने केवल 1% ज्यादा वोट दिया नीतीश कुमार को और 2% पुरुषों ने महागठबंधन को दिया। उसके बावजूद वोटों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। तो इस बार तो हवा बगड़ी हुई है। अच्छा, फिर एक और आपने देखा, नड्डा जी ने कल एक स्टेटमेंट दे मारा, पहले नहीं दे रहे थे। उन्होंने स्टेटमेंट दे रहा कि हमारा नेतृत्व तो नीतीश कुमार करेंगे और उसके बाद एनडीए की सरकार का नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे। क्यों किया? क्यों किया? इसके पीछे पूछिए। भाई अभी तक तो अमित शाह और नड्डा जी सब कह रहे थे कि चुनाव के बाद विधानसभा के सदस्य बैठ के निर्णय करेंगे। उन्हें पता चल गया कि पहले फेज में बिल्कुल मामला, मैदान साफ हो गया है एनडीए का, और केवल इसलिए हुआ है कि जहां जहां बीजेपी कांग्रेस या आरजेडी के सामने लड़ रही थी, वहां पे जेडीयू वोट ट्रांसफर हो गया महागठबंधन की तरफ, क्योंकि उन्हें लगा कि हमारे नेता के साथ धोखाधड़ी हो रही है। तो उन्हें समझ में आया कि पहले फेज में हो गया। अच्छा, दूसरा फेज जो है वो यादवों और मुसलमानों के कंसंट्रेशन का इलाका है। तभी आज देखिए गिरिराज सिंह ने एक नया स्टेटमेंट दे मारा है कि आरजेडी के जमाने भूरा बाल साफ करो, कि वो चाह रहे हैं कि अपना जो वोट है, सवर्णों का वोट है, कम से कम उसके बचा के रखो। अच्छा, इस बार वो जो अपना ओवैसी साहब हैं वो भी बहुत ज्यादा कमाल नहीं दिखा पा रहे हैं। प्रशांत किशोर भी जो हैं वो भी अब जो है वो ऐसा लग रहा है कि वो अपने मैदान में बिल्कुल उतर गए हैं। 4-5 कैंडिडेट को जैसे एनडीए ने खरीदा है वो भी बौखलाए हुए हैं, वो भी अंडर कटिंग कर रहे हैं। तो देखिए 10% तक की हेरा फेरी में तो महागठबंधन जीत जाएगा। 10% की हेरा फेरी से ज्यादा हुई तो एनडीए की सरकार बनेगी, और एनडीए की सरकार बने, लेकिन नीतीश कुमार को अगर ये बेईमानी 12% 13% की हुई जैसे हरियाणा में हुई है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर वहां पे 10% से कम की हेराफेरी में उसको लिमिट कर दिया गया तो महागठबंधन की सरकार बनेगी। सर, अब महागठबंधन की सरकार बने या बीजेपी की, लेकिन पहले चरण के बाद जिस तरीके के हालात दिखाई पड़ रहे हैं, एक एक कर मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं
पीएम मोदी का एक वीडियो दिखाना चाहूंगी, जो उनका बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और उसको लेकर विपक्ष उन पर निशाना साध रहा है। क्या क्या बयान है, सबसे पहले वो दिखाती हूँ। चल रहा है, बताऊं बताऊं कैसा गाना चल रहा है? उनका एक और गाना चल रहा है, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। यही इनका तौर तरीका है, यही इनका प्लान है। इनसे कोई भी सवाल पूछेगा तो यही जवाब मिलेगा, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। साथियों, यही जंगल राज की आहट है। ये बहनों बेटियों को, गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोगों को ये डराने का प्रयास है, भय पैदा करने का खेल है इनका। आरजेडी के नेताओं के किस तरह के गाने वायरल हो रहे हैं, चुनाव प्रचार के जो गाने हैं, कैसे गाने वायरल हो रहे हैं। आरजेडी वालों का एक गाना है, आपने भी सुना होगा, आपने भी शायद मोबाइल पे देखा होगा। आरजेडी वालों का एक गाना है, आएगी भैया की सरकार। क्या बोलते हैं? आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार। आप सोचिए, ये आरजेडी वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी सरकार आए और कब अपहरणीय, रंगदारी, ये पुराना गोरखधंधा फिर से शुरू हो जाए। तो सर, पीएम मोदी का आपने बयान सुना और वो जो गाना गा रहे थे और कह रहे थे मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। ये जो गाना है, सबसे पहली बात तो ये गाना आरजेडी का नहीं, बल्कि जो उनके स्टार प्रचारक इन दिनों बने हुए हैं, पवन सिंह, उनका गाना है। और साथ में वो कट्टा लेकर भी वो गाना गा रहे हैं, पूरा फिल्माया गया है, किसी फिल्म का गाना है। और दूसरी बात ये कि सर, क्या पीएम मोदी को ये सब गाने वाने सुनने का समय मिल जाता है क्या? क्योंकि वो तो काफी ज्यादा बिजी रहते हैं, ऐसा अमित शाह भी कहते हैं कि भाई उनको किसी चीज का टाइम नहीं मिलता। और तीसरा ये है कि क्या ये मुद्दा है बिहार चुनाव का, जो पीएम मोदी मंच से कह रहे हैं? नहीं, चलिए, तो आपने पवन सिंह का बता दिया कि पवन सिंह का गाना उनके स्टार प्रचारक हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मोदी जी ने वो भी स्टेटमेंट सुना होगा जो विजय कुमार सिन्हा, जब उनको लोगों ने उनकी कार में गोबर फेंका था जनता ने, और डीजी पुलिस ने कहा था कि ये तो एक प्रतिरोध था, इसके अंदर कोई हिंसात्मक कार्रवाई नहीं थी, और वहां पे एक महागठबंधन के जो एमएलसी हैं उनसे उनका कुछ कहा सुनी हुई, तो उन्होंने कहा था यादवों के छाती पे बुलडोजर चलवा दूंगा। 14 नवंबर के बाद यादवों की छाती पे बुलडोजर चलवा दूंगा। तो क्या यादव हमारे भाई नहीं है? यादव इस देश के निवासी नहीं है क्या? यादवों की अगर छाती पे आप वो चलाएंगे तो इनके जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, जो आज के तारीख में अमित शाह साहब के बड़े खासम खास हैं, उनकी भी छाती पे चलाएंगे। और क्या ये अधिकार है? क्या जेडीयू के उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात लोगों को याद नहीं है? उसने कहा मैं मुसलमान यादवों का काम नहीं करूंगा क्योंकि ये मुझे वोट नहीं देते हैं। ये मोदी जी ने सुना कि नहीं सुना? देखिए, प्रश्न ये है कि ये गाना अगर मान लीजिए किसी को बदनाम करने के लिए मान लीजिए कोई भी गा दे और उसके नीचे आरजेडी लिखे, आप जानते हैं पर्चे छप जाते हैं। आपने अभी पता चला कि उत्तर प्रदेश के अंदर 6 लड़के पकड़े गए जिन्होंने लिखा था आई लव मोहम्मद और मंदिरों की दीवारों में चिपका दिया था जिससे हिंदू मुसलमान राइट्स हो जाए, और बाद में पता चला वो लड़के 6 हिंदू थे। और इस प्रकार की चीजें ये इसलिए होती हैं कि उत्तेजना फैले और उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो।
तो भाई देखिए, अगर जब तक आपका सोर्स अगर आपको पकड़ में आता है इन लोगों ने किया है, हिंदू मुसलमान है, उन्हें उठा के बंद कर दीजिए। लेकिन कल एक और घटना पता चली महाराष्ट्र के अंदर, अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार ने एक 1800 करोड़ के जमीन घपले में उनका बेटा इन्वॉल्व है, लेकिन बाकी नीचे के अधिकारियों पे एफआईआर हो गई है और पार्थ उन पे नहीं हुई है, पवार पे। तो जो अजीत पवार जिसको ये कहते थे मोदी जी 3 दिन पहले तक के 72,000 करोड़ के घपले में शामिल हैं, और जो वो फडणवीस साहब कहते थे चक्की पीसिंग, वो बाद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए और वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। तो ये जो मोदी जी पवन सिंह को बदनाम कर रहे हैं, वैसे पवन सिंह को भी कल सुना है गाड़ी वाड़ी उनकी घेर ली गई। और एक और घटना सुनी है, सोशल मीडिया पे है, सही कि गलत मुझे नहीं पता, कि सम्राट चौधरी हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं और जब उन्हें बताया गया कि विजय कुमार सिन्हा बुरी तरह से हार रहे हैं तो इतना ज्यादा खुश हो गए कि वो जेब में धड़ाम से गिर गए। अब ये खबर कितनी सच है मुझे नहीं पता, लेकिन लोग बता रहे हैं या तो खुशी अतिरेक से वो हो गए, और ये भी बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे है तो मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, कि उनको एम्स से रेफर कर दिया गया ट्रॉमा सेंटर में, क्योंकि उनको लग रहा है कि विजय सिन्हा अगर हार रहे हैं तो मेरा तो मुख्यमंत्री पद बनने का रास्ता साफ हो गया। मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, ना मैं किसी की बदनामी कर रहा हूं, लेकिन मुझे ये खबरें मिल रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि सम्राट चौधरी हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और चारों खाने उल्टा जमीन पे गिर जाते हैं। अब सच है कि गलत, आई डोंट नो। बिल्कुल जो हो रहा है बीजेपी में वो तो हम देख ही रहे हैं कि सिरपुटव्वल आपस में ही मचा हुआ है। लेकिन मोदी जी की इस भाषा पर मनोज झा ने क्या बोला है वो मैं दिखा देती हूँ। उन्होंने ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखा हुआ है। उन्होंने जो है साफ तौर से पीएम मोदी की इस भाषा की निंदा की है और जो ट्वीट किया है वो जो है उन्होंने कहा कि भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को आज ये देखकर गहरा दुख होता होगा कि देश के सर्वोच्च पद से किस तरह की भाषा बोली जा रही है। सभी जानते थे कि प्रधानमंत्री के शब्द केवल राजनीतिक हथियार नहीं बल्कि राष्ट्र के नैतिक स्वर होते हैं। सत्ता की असली ताकत शब्दों की मर्यादा में निहित होती है, ना कि उनके उग्र प्रयोग। काश आज वाले भी समझे। जय हिंद। उन्होंने ये बात कही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पीएम मोदी इस बात को समझेंगे। खैर एक चीज और मैं बता देती हूँ सर कि आजकल जो मैं कह रही हूँ कि पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी कुछ बदली सी नजर आ रही है। बीजेपी के नेता बयानबाजियां कुछ और कर रहे हैं, तो एक और चीज में बीजेपी ने पलटी मार ली है। आप देख ही रहे होंगे कि अमित शाह ने चुनाव से पहले नीतीश कुमार के सीएम उम्मीदवारी को लेकर के साफ तौर से ये कह दिया था कि भाई ये सब तो चुनाव के बाद ही तय होगा। और केवल उन्होंने ही नहीं बल्कि जेडीयू के जो सांसद थे ललन सिंह, उन्होंने भी अमित शाह के बयान पर हामी भरी थी कि हाँ अमित शाह साहब सही बोल रहे हैं कि विधायक ही मुख्यमंत्री चुनते हैं। लेकिन पहले चरण की मतदान के बाद ही बीजेपी को न केवल अपने बयान से पलटी मारनी पड़ गई बल्कि अपने पटना दफ्तर के बाहर नीतीश कुमार की बड़ी बड़ी तस्वीरें, बड़े बड़े पोस्टर और कटआउट जो है वो लगवाने पड़ गए। इतने बड़े कटआउट्स कि उनके साथ खड़े होकर भाई फोटोज भी खिंचवाई जा सकती हैं। और ये समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये जो कटआउट्स लगे हैं और इसके साथ ही साथ जो बताया जा रहा है कि इस समय बीजेपी जिस तरीके से बैकफुट पर नजर आ रही है पहले चरण के चुनाव के बाद, कुछ ऐसे रिजल्ट उनको देखने को मिले हैं कि उनको अपने ही बयानों से पलटी मारनी पड़ रही है, अपनी ही रणनीति से पलटी मारनी पड़ रही है। यही नहीं सर, आप देखिए कि अब जो उनके बड़े बड़े नेता है जैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, उनसे क्या बयान दिलवाए जा रहे हैं वो भी मैं दिखा देती हूँ कि पहला चरण के बाद कैसे भाषा में बदलाव आया है। तो लिखा है चुनाव बाद नीतीश ही होंगे मुख्यमंत्री। राजनाथ सिंह ने एनडीए के सीएम फेस पर दूर की कंफ्यूजन। और देखिए लिखा हुआ है कि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहा है, स्वाभाविक है कि चुनाव के बाद ही वही मुख्यमंत्री होंगे। और उन्होंने कहा कि एनडीए की रैलियों में जो उत्साह दिख रहा है ये तो बात हो गई, लेकिन जो नीतीश कुमार को लेकर के उन्होंने कहा, तो अब ये नहीं समझ में आ रहा है सर कि यही बीजेपी जो नीतीश कुमार का नाम लेने को तैयार नहीं थी, उसे अब बीच चुनाव में अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है और नीतीश कुमार के बड़े बड़े पोस्टर लगाने पड़ रहे हैं और मंच से उनके नाम का ऐलान भी करवाना पड़ रहा है। तो क्या सच में पहले चरण की वोटिंग के बाद भाजपा की हालत इतनी खराब है कि उनको अपने ही बयानों से पलटी मारनी पड़ रही है? क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी वाले नीतीश कुमार को साइडलाइन करने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि अब अचानक नीतीश कुमार को आगे करना पड़ रहा है? देखिए निधि, ये बात बिल्कुल सही है, पहले भी मैंने कहा था, आप ही के कार्यक्रम में कहा था कि ये अमित शाह जी का एक ब्लंडर है, पॉलिटिकल ब्लंडर है कि वो नीतीश कुमार का नाम अनाउंस नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या हुआ कि पहले चरण में जो अति पिछड़ा समाज और ओबीसी समाज जो नीतीश कुमार का समर्थन करता था और भारतीय जनता पार्टी को स्पेस नहीं देना चाहता था, वो महागठबंधन की तरफ शिफ्ट हो गया। तो पूरी तरह से वही बात चली कि लालटेन तीर है और तीर ही लालटेन है।
अच्छा, उससे एक और चीज हुई, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहां का, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, वो केंद्र सरकार पे निर्भर होगा, लेकिन ज्यादातर निर्भर वो मुख्यमंत्री पे होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री अपनी चॉइस के लोगों को बिठाते हैं। और ये इस बात से भी क्लियर होता है, जब डीजी पुलिस ने ये स्टेटमेंट दे दिया कि जो विजय कुमार सिन्हा की गाड़ी पे हुआ है वो कोई अटैक नहीं था, वो बिना बात की बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे ही लोग उत्तेजित थे, इसलिए उन्होंने कुछ गोबर वोबर फेंक दिया। और गोबर तो शुद्ध चीज होती है, वो तो गौ का गोबर था, उसको तो माथे पे लगा कि विजय कुमार सिन्हा को आगे बढ़ जाना चाहिए था, उसके लिए इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, ये इनको समझ में आया कि पहले फेज के अंदर जो अभी तक मेरे को लग रहा है, देखिए आरजेडी की सीटें बढ़ेंगी, कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी, जेडीयू की सीटें बढ़ेंगी और भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो जाएंगी, अगर 10% से कम का हेरफेर हुआ तो। क्योंकि जेडीयू की सीटों पे जेडीयू को वोट लोगों ने दिया है, आरजेडी की सीटों पे जहां बीजेपी उसके अगेंस्ट थी, वहां ओबीसी और अति दलित आरजेडी की तरफ चला गया है, कांग्रेस की तरफ चला गया है, सीपीआई एमएल की तरफ चला गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इस बार हालत खराब होने की वजह से, पहले तो उन्होंने सोचा था 101 हमारे, 29 चिराग पासवान के, 6-6 सीटें मांझी की और कुशवाहा की, हम जेडीयू से ज्यादा सीटें जीत लेंगे और तो हम क्लेम कर देंगे कि हमारी, और उन दोनों से समर्थन पत्र ले लेंगे और जेडीयू को किनारे कर देंगे। लेकिन पहले फेज से उन्हें पता चल गया कि पहले फेज में ही ये क्लियर हो रहा है कि अकेले जेडीयू को एनडीए में इन तीनों के त्रिगुट से ज्यादा सीटें मिल रही। अब उन्हें समझ में आ गया कि जो अगर सीटें मिलेंगी, वोट मिलेंगे, तो नीतीश, बल्कि सबसे ज्यादा हालत खराब तो चिराग पासवान की है। चिराग पासवान के कैंडिडेट हर जगह हार रहे हैं, अगर उनको 7-8 सीटें भी 29 मिल जाए तो बहुत बड़ी बात। चिराग पासवान का चिराग तो गया बुझ। तो ये अब उन्हें समझ में आ गया कि अगर नीतीश कुमार को हमने पीछे किया और इनको प्रोजेक्ट नहीं किया, इसीलिए अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं। लेकिन मिडवे स्ट्रैटेजी बदलने से कंफ्यूजन और ज्यादा पैदा होगा, क्योंकि ललन सिंह ने जो स्टेटमेंट दे दिया, जो संजय झा ने स्टेटमेंट दे दिया, तो जो उनकी सवर्ण लॉबी थी, उसने जो नीतीश कुमार को आइसोलेट करने का प्रयास किया था, इसको वहां का अति पिछड़ा और अति दलित समाज भूलने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, बिल्कुल सर, देखते हैं क्या होता है इनके परिणामों में, क्या इन सब चीज़ों का असर होता है, जो भी आपने बताया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जॉइन भी करें। नमस्कार।